अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। इंतखाबात का मामला लगता है कि हल होने को है, क्योंकि इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी कह रहे हैं कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, अपने वक्त पर होंगे और जिस वक्त का उन्होंने तयन किया है वो जनवरी का आखिरी हफ्ता है। इसी तरीके से निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो भी काफ़ी वोकल हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि जितनी आपको बेचैनी है उतनी मुझे ही बेचैनी है कि वोट डाला जाए, लेकिन आइन के अंदर सिर्फ इंतखाबात के हवाले से शिक नहीं है बल्कि उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाबस्ता हैं। क्या उनको छोड़ दिया जाए और महज इसको पकड़ लिया जाए? लेकिन इंतखाबात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं और हमने उनकी मुआवनत करनी है और इलेक्शन कमीशन जब भी इलेक्शन की तारीख देगा, निगरान हुकूमत जो है वो उसके साथ खड़ी होगी। इस हवाले से जब लेवलिंग प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है तो इसका भी उन्होंने ये बात कही कि पीटीआई के इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफादार हैं वो भी इलेक्शन लड़ेंगे और वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो इससे ज़्यादा लेवलिंग प्लेइंग फील्ड जो है वो और क्या हो सकती है। लेकिन सियासी जमातें जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ को लेकर हैं। वो ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसको कुछ ज़्यादा ही खुला मैदान देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उस पर एक मानी खेज़ खामोशी जो है वो तारी आसफ़ ज़रदारी साहब खामोश हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खामोश हैं, उस तरीके से एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं और जाहिर है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनको शायद दीवार के साथ लगाया जा रहा है और उनको जो तवक्कुआत वाबस्ता थी पूरे इस सूरत हाल के हवाले से वो नताइज शायद उनको हासिल होने नहीं जा रहे हैं और सिंध में भी वो मशकूक नज़रों से अपने मुस्तकबिल की हुकूमत के हवाले से पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर है नए इत्तेहाद भी तश्कील पा रहे हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो भी सिंध में आने की बात कर रही है। लेकिन आज जो मुस्लिम लीग नवाज़ का जाती उम्रा में नवाज़ शरीफ साहब की सदारत में जो इजलास हुआ है, मुशावरती इजलास, उसमें दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक बात तो ये कही गई है कि नवाज़ शरीफ साहब जल्द जो है वो अपनी हलीफ जमातों के सरबराहान से मुलाकात करेंगे, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी हलीफ थी तो आसफ़ अली ज़रदारी साहब से उनकी मुलाकात जो है वो मुतवक्को है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब और इसी तरह दूसरे सियासी जुमा। इसके अलावा ये कहा गया कि 10 नवंबर तक जो है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जो टिकट की दरख्वास्तें हैं उनको भी तलब किया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें इजलास से ये भी बाहर आ रही हैं कि जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से कुछ ज़्यादा मुतमिन नहीं है और इस हवाले से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है और पार्टी जो है उसका अब जो है नए सिरे से चीज़ें जो हैं उनको देखा जाएगा। अब ये इलेक्शन जो हैं ये किस नौइयत के होंगे और जो बात कही जा रही है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चंद दिन ऊपर चंद दिन नीचे, लेकिन इंतखाबात तो होने हैं, वो तो हो जाएंगे। ये इंतखाबात जो है क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम लाएंगे? ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि इस वक्त जो मईशत के अंदर इस्तेकाम आया है वो आर्मी चीफ साहब की ज़ाती कोशिशों के नतीजे में आया है और मुआशी इस्तेकाम और सियासी हुक्मरानी ये बाहम मुतसादिम हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस हवाले से बहस व मुबाहिसा उनके ऊपर हो रहा है और इलेक्शन जो है वो इस वक्त एक सवालिया निशान जो है इस तरीके से बना हुआ है कि कोई वाज़िया डेट नहीं है। हल्का बुनियों के बाद ज़ाहिर है कि अब इलेक्शन कमीशन जो है उसने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना है, वो कब होता है, किस वक्त होता है, इसका सबको जो है वो इंतज़ार है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सरवर बारी साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पतन के। शैला रज़ा साहबा ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी कुछ मानी खेज तौर पे खामोश है
क्या आपको ये लगता है कि जो तवक्कुआत थी पंजाब के हवाले से और जो सोच है सिंध में दोबारा हुकूमत के क़याम के हवाले से, वो कुछ आपको सवालिया निशान बनती हुई दिखाई दे रही हैं? नदीम साहब, मैं तो समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ही बात कर रही है कि इलेक्शन का शेड्यूल दिया जाए। और पंजाब में हमने जब ये हो रहा था कि ज़िमनी इलेक्शन होने चाहिए और पीटीआई ने डिज़ोल्व कर दी थी, उस वक्त भी हमने एक्सरसाइज की थी कि अपने लोगों को टिकट दिए थे। और अभी भी हमारे यहाँ इस पे काम हो गया है और सिंध में भी इस पर बातचीत हो रही है। जरदारी साहब खुद मूव कर रहे हैं सिंध में भी और पूरे पाकिस्तान में। रही बात सिंध में मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के इत्तेहाद की, तो अब तो कोई ऐसा है नहीं जो हमारे साथ ना हो। एक लियाकत जतोई रह गए तो। और ये जो इत्तेहाद है, पिछली दफ़ा भी 18 पार्टीज़ का था, जीडीए, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, और उसमें नून लीग भी थी जो कि मरकज़ में पीटीआई के साथ घमसान था और बाकी सूबों में, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक थे। एमक्यूएम भी थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जेयूआई भी थी। ये सब एक पेज पे थे और एंटी भुट्टो और प्रो भुट्टो इलेक्शन हो रहे थे और हुए। इसमें शैला रज़ा साहबा, आपसे एक सवाल है कि ये जो 1.5 साल की कारकर्दगी है, बुनियादी तौर पर पीछे क्या हुआ था अवाम उसको भूल गए हैं। ये 1.5 साल उनको बड़े पक्के याद हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है, एक सेकंड मेरा सवाल सुन लें, मेरा सवाल सुन लें। आप लोगों को क्या लगता है कि ज़ाहिर है तहरीक में एतमाद लाकर आप लोगों ने ख़ुद को तो बचा लिया, लेकिन आपको लगता है कि आप लोगों की सियासत जो है उसको एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उससे पहुंचा है जो अब रिकवर होके नहीं दे रही है? अच्छा, 1.5 साल की सियासत और उसके नतीजे में मुख्तलिफ वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक दूसरे से शदीद नज़रियाती इख्तलाफ रखती हैं, उनका एक जा होना, ये एक सवाल था। और सवाल का जवाब भी यही है कि हमारी सियासत अपने मुल्क के लिए है, और अगर मुल्क पूरी दुनिया में जो है उसकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो रही है। आईएमएफ के साथ साथ दोस्त ममालिक भी तैयार नहीं थे कि हमारे साथ कोई बात की जाए, तो ये इस मरहले पे आई थी पॉलिटिकल पार्टीज़। उन्हें मालूम था कि आईएमएफ से माहिदा करके पीटीआई के चेयरमैन मुकर गए हैं और अब हमें इसको सीधा करना है। और इसमें एक यही बात थी कि आपने अपने मुल्क की क्रेडिबिलिटी को जो है सही किया, आईएमएफ को उसके सारी शराइत पूरी हुई। आज की जो माशी सूरत हाल है वो इसलिए नहीं है कि 16 महीने में बिल्कुल ही बहुत मामलात थे और अब एकदम दूध और शहद हो गया। हमने एक जो महीना था, जो एक ट्रांजैक्शन पीरियड आप कह दें कि जिसमें हमने पूरी दुनिया से लेके हर जगह पे ये साबित किया कि पाकिस्तान स्टेट अपने माहिदे करके माहिदों पे कारबंद रहती है और जिस नहज पे डाला उसको आगे चढ़ाते हुए आज हमें कुछ रिज़ल्ट अगर आप कहते हैं तो उसके आसार हुए हैं। तो ये अगर कोई नहीं समझता है तो हमें मसला नहीं है, हम तो उसके बावजूद इलेक्शन मांग रहे हैं। ठीक है। अब जाहिद खान साहब, आज आपसे 2-3 इश्यूज़ पर बात करनी है। मैं सियासत पर ज़रा बाद में आता हूँ। ये फरमाइएगा कि आज पाकिस्तान में जो गैर मुल्की गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे उनके लिए वापसी की आखिरी दिन है और जाहिर है उसके बाद कार्रवाई का आगाज़ जो है वो होने जा रहा है। आप समझते हैं ये फ़ैसला जो है ये पाकिस्तान के ऊपर अच्छे असरात मुरतब करेगा? नहीं, देखिए नदीम हुसैन साहब, चूँकि हमने इब्तिदा से गलत फैसले किए थे तो उस फैसलों की हम हमाजा भुगत रही है, ऐसा नहीं है। ज़ियाउल हक ने अफ़गान वार के लिए कंधा दिया और वहाँ से सारे अफ़गानियों को वेलकम किया और उनको कंधों पे बिठा के इधर लाया और इधर उन्हें स्पेस दी है, जगह दी है और ट्रेनिंग दी है और जिहाद के लिए भेज के रहे। अब अफ़गानिस्तान का तो बेड़ा गर्क करने वाले हम लोग हैं ना, कोई और तो नहीं है। चाहे वो अमेरिका आया हो, यूरोप आया हो, कोई भी आया हो, लेकिन इसकी ज़िम्मेवारी हम पे है। वो जो कुछ हुआ, वो जो लोग आए उसको तो रजिस्ट्रेशन में मिला, यहाँ पे आपने कारोबार भी शुरू की। जो अभी बच्चे थे, अभी वो 40 और 50-60 साल की है। आप उसको निकाल लो, कोई तरीके से निकालो, ऐसे तो नहीं हो सकते ना। दूसरा ये कि आपने उसको जो पनाह दी थी वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के नीचे दी हुई थी। कोई आपने जो दूसरे लोग आते हैं या बांग्लादेश से आए हैं या बर्मा से आए हैं
या ईरान से या इराक से आए, वो तो इलीगल, तो उसको हम कहा कहते हैं, इसको तो इलीगल नहीं, तो लीगल आए थे। और दूसरा ये कि अगर इनको ये इलीगल कहते, जो अभी तालिबान को किसने बिठाया था? हमने अभी तालिबान को कब्जा नहीं दिलवाया अफगानिस्तान पे। हमने ये नहीं कहा मिठाई तकसीम नहीं की, हमने नहीं कहा कि गुलामी की जंजीरें तकसीम की। अगर उसके खौफ से कोई लोग आए हैं तो उनका भी हक है, उसको भी रजिस्ट्रेशन दे, क्योंकि वो एक मुसीबत ज़्यादा से इलाके से आए, कोई वो खुशी से नहीं, जाके बाकी। इसमें जाहिद खान साहब सवाल ये पैदा होता है ना कि देखिए, जाहिर है आए कुछ कानूनी तरीके से आए, कुछ गैर कानूनी तरीके से आए, कुछ अक़वाम मुत्तहिदा के छतरी तले आए। जो अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले आए उनको तो कुछ नहीं कहा जा रहा। ये जो एक गैर कानूनी बड़े पैमाने पर लोग आए और यहाँ पर फिर पाकिस्तान के अंदर इधर उधर गुम हो गए और फिर उस दहशत गर्दी का एक सहूलतकारी का हिस्सा बन गए, तो उससे आपको नहीं लगता कि फ़र्क पड़ेगा इससे? देखिए, अगर नदीम हुसैन साहब, आप दहशतगर्दी को अफगानिस्तान में सपोर्ट कर रहे थे और आपने कहा था करज़ई हिंदुस्तान का एजेंट बैठा हुआ है, अशरफ गनी हिंदुस्तान का एजेंट बैठा हुआ है, वो वहाँ से लोग हमारे अंदर बेचे हैं और यहाँ पे दहशतगर्दी करते हैं, तो क्या हमने उनको तो दुश्मन करार दिया था? तो आज तो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। मुझे ये तो बता दें कि आज जिनके लिए हमने कहा कि अब ये शाहमूद कुरैशी और ये इमरान खान जो दंदनाते थे कि जी हमने कतर माहिदा करवा दिया, हमने अमेरिका को निकाल दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और जब आपने उसको शोरा को पेटे में बिठाया था, ये तालिबान शोरा, और वहां से वो आप उसको सहूलतकार भी थे, आप उसको असलाह भी दे रहे थे, पैसे भी दे रहे थे, सब चीजें भी दे रहे थे, जुम्मेवार तो आप है ना। नहीं, देखिए, अगर किसी की घर को देखें आप जाहिद खान बर्बाद। साहब, मसला ये है कि वो माजी है। अगर कल की गलती थी आज दुरुस्त की जा रही है तो आपको नहीं महसूस होता कि ये ठीक हो रहा है? नहीं जी, आज क्या सही करवा रहे हो? ये सही करवा रहे हो कि जो तालिबान के डर से जो लोग आए हुए, उनको आप क्या कह रहे, जो अभी जो आपके दोस्त बैठे हुए उनकी वजह से जो लोग आए, इससे पहले जितने भी आए आपने तो उसको फूलों के हार चढ़ाए थे ना। जो आपने अफगान वार के लिए कि जितने भी आए थे, जो आप कहते कि यूएनओ के चार्टर के नीचे आए थे या कानूनी आए थे, तो अगर वो कानूनी आए थे और ये भी आए तो ये भी मुसीबत ज़दा है ना, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा दे। इनको पहले ऐलान कर देते कि जो गैर कानूनी आए हैं, जो जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, आके अपने रजिस्ट्रेशन करवा दे। अगर न करवाते बेशक फिर आप उनको कहते, लेकिन जो आपके बर्मा से आए हुए हैं, जब आपके बांग्लादेश से आए हुए हैं, जब आपके ईरान से आए हुए हैं, जब आपके इराक से आए हुए, जब पूरे दुनिया से आपके अंदर कराची भरी हुई है, उसके लिए तो आप कुछ भी नहीं कहते, उसके लिए तो कुछ आप भी नहीं शनाख्ती कर कार्ड भी रहे। बना के मुझे देते हो, जाहिद पासपोर्ट भी खान बना साहब के देते हो। एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक। अच्छा सरवर बारी साहब, आप लोग इलेक्शंस को देख रहे हैं, ये फरमाइएगा कि अब निगरान वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, और वो क्यों ऐसा गैर आइनी काम करेंगे जबकि इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। जो पार्टी के वफादार हैं वो भी इलेक्शन लड़ेंगे, जो पार्टी छोड़ गए हैं वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ठीक है, ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला जो है ये तय हो जाता है इस तरीके से? और देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत सारी सियासी जमातें ये कह रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल नहीं है। अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ऐसे बयानात आए हैं। शैला रज़ा साहब तशरीफ रखती हैं, वो मुझे करेक्ट कर सकती हैं इफ़ आई एम रॉन्ग। जो अखबारात में बयान आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और हम भी समझते हैं कि अगर आप अखबारात के अदारिये भी देख लें तो बहुत सारे ऐसे शवाहद हैं जिससे साफ पता चलता है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो चंद जमातों के लिए तो क्रिएट की जा रही है, बाकियों को लेवल करके। तो अगर तो कुछ जमातों को लेवल कर कर बाकी जो पार्टियां बच जाएंगी उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो पहली बात तो ये, बहुत सारे जैसे कि निगरान सेटअप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सियासी वाबस्तगी और उनका माजी एक ख़ास जमात के साथ बहुत करीब रहा है। वो तो उन्होंने आज उसको सरवर बारी साहब समात भी हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फ़ैसला भी महफूज किया गया। ज़ाहिर है उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलेगा, लेकिन ये बात कही गई थी कि वो जनाब इंतज़ामी अमूर के माहिर हैं, इसलिए उनको लिया गया था। तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक जमात जो माजी में 3 दफ़ा बरसे इक़्तिदार रही है,
सिर्फ उसके करीबी लोग ही इंतज़ामी मामलात में माहिर हैं और पूरी जो स्टेट मशीनरी है उसके अंदर कोई माहिर नहीं है। हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कोई माहिर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कमज़ोर दलील है जो भी जिसने भी दी है इसको। और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन का अपना कॉन्डक्ट जो है वो भी हमें मशकूक लगता है कि वो उसका रवैया सारी जमातों के साथ बराबर नहीं है। और अगर आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन देखें इस्लामाबाद के, तो एन 2-3 दिन पहले हर किस्म की तैयारी हो चुकी थी और इलेक्शन एन 2 दिन पहले जो है वो मुलतवी कर दिए गए और उसके बाद आज तक तकरीबन साल होने को है। ये पिछले साल दिसंबर की बात है। इसी तरह आप जो डीलिमिटेशन का मामला है, पाकिस्तान की तारीख में गालिबन पहली दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में जो पिटीशंस हुई हैं डीलिमिटेशन के खिलाफ, और बुनियादी जो मसला उठाया जा रहा है कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स की अपनी आबादी पूरी थी उन डिस्ट्रिक्ट को भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलाकर तो नई कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट की गई हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और लगता है कि वोट सप्रेशन का मामला उठ सकता है। इसकी वजह से कि अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बदल दी गई है तो हो सकता है कि वहाँ उनके जो माजी में उनकी जो एफिलिएशंस है उसके ऊपर असर पड़े, वो वोटर्स टर्नआउट के ऊपर मज़ीद असर पड़े। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इसी तरह अगर आप देखें वोटर रजिस्ट्रेशन की बात है, मरी की 78% आबादी जो है वो एज अ वोटर रजिस्टर्ड है और जेलम की 75% आबादी वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड है। और बलूचिस्तान की तकरीबन 10 कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां 20% से ज़्यादा आबादी जो है वो एज अ वोटर नहीं रजिस्टर्ड। तो जो इतनी बड़ी वाइल्ड किस्म की वेरिएशन है, ये समझ से बालातर है कि ये कैसे है, किसको इसका इसको फायदा क्या है। होगा। अब इसके ऊपर सरवर भाई साहब फिर एक और सवाल है, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन आपने एक बात कर दी है, आप दोनों सियासी जमातों से ये पूछ लेते हैं। शैला रज़ा साहबा, आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका तर्ज अमल जो है वो वाकई सवालिया निशान है? देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ बात करती हैं और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, तो हमने बहुत सारे मौक़ों पे प्रोग्राम करते हुए एंकर्स के भी रवैये को अच्छा नहीं पाया कि वो हमसे कहते हैं कहाँ। अब बारी साहब ने एक बात की, उसको खुर्शीद शाह साहब ने बहुत पहले कहा था कि क्या सिंध के आईजी और सीएस तो आपसे गवारा नहीं थे? क्या दूसरी जगह उनको कहीं और नहीं लगाया जा सकता था? क्या दूसरी जगह के आईजीसीएस नहीं बदले जाने थे? क्या ये जो 7-8 वुज़रा हैं इनका एफिलिएशन पे बात हुई थी? फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सिंध में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं उन पे भी पाबंदी है। पंजाब में जो है बाकायदा कैबिनेट बैठ के डिसाइड कर रही है और जो काम शुरू किए जा रहे हैं उनमें मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर्स थे बल्दियाती लेवल पे उनको शामिल करके काम किया जा रहा है। तो ये आम आदमी रिपोर्ट कर रहा है और किसी और को सुनाई नहीं दे रहा। और जो दूसरे ये वाली बातें आई हैं वोटर्स की एनरोलमेंट ना होने की, ये ऐसा तो नहीं है कि उनके कान में नहीं है। आप ठहरें, इससे पहले मैं उस सवाल की तरफ आऊँ। जाहिद खान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो सरवर भाई साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन ये जो हल्का बंदियाँ हैं इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में इस कदर बेशुमार पिटीशंस आई हैं, तो क्या अगर ये मामला सॉर्ट आउट करने लग जाएं तो फिर तो इलेक्शन मौखर हो जाएंगे? तो क्या इसी सूरत हाल के साथ इलेक्शन की तारीख का ऐलान होना चाहिए और इलेक्शन होना चाहिए? मुझे सब बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि पहले तो मैंने साहब ने पूछा था, अभी सियासी बात पूछी। मैं इसमें 2-3 बातें करना चाहता हूँ। एक नंबर तो ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हम करते हैं, तो मैं बारी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि 2013 में आप लोग कहाँ थे जो हमारे साथ जो कुछ हो रहा था? 2018 में आप लोग कहाँ थे कि आप लोगों ने हमारे लिए कौन सा आवाज़ उठाया था? हम तो मैदान में जा ही नहीं सकते थे, वोटर से तो मिल ही नहीं सकते थे। हमारे लिए तो हकीमुल्लाह मसूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। हमारे साथ तो हर वक्त ये होता है, तो अभी भी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा तो वही है। ये बाकी बातें तो होती रहेगी। तो दूसरी बात यही है कि उसने तो जिक्र बलूचिस्तान की किया और ये मरी क्या किया।
हमारे सूबे में जो हमारे फाटा जिसको हम कहते थे और अभी सेटल एरिया में आए, वहां पे तो लोग थे नहीं, तो किस चीज की मददगारी हुई? आप यकीन जाने कि 2017 में भी हम 4,500 करोड़ थे और आज भी 4.5 करोड़। इन हमारे वहां पे कोई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ। ये कभी मुमकिन है? हमारे साथ तो हर वक्त ये काम होता है, लेकिन हम तो बड़े शहरों की तरफ देखते हैं और बारी साहब के महकमा या कोई ऐसे भी जो लोग हैं वो तो सिर्फ बड़े बड़े शहरों को देखते हैं, उसके सही एनालिसिस करते हैं। लेकिन हमारी जो इलाके वहां तक तो कोई ना तो मीडिया जाती है, ना मीडिया पूछती है, ना मीडिया कोई खबर लेती है। और न 2018 की इलेक्शन जो जो इसमें जो हमारे साथ हुआ या जो 2013 में जो हमारे साथ हुआ, वो तो न मानने या न सुनने न मानने वाली बात थी कि जो जो कुछ हुआ। हम ये समझते, ये आपकी इस बात पे आता हूँ कि ये बिल्कुल सही कहते। अभी जब हम इलेक्शन कमीशन से मिले थे तो जो मैं हमारी पार्टी के मैं भी नुमाइंदगी कर रहा था, तो मैंने यही सवाल किया था उससे कि मैंने कहा कि जो आपने हल्कों का अशर किया, एक तो हल्कों को आपको तो जरूरत नहीं थी छेड़ने का, और ये उस हुकूमत की जो डिलिमिटेशन के 2 दिन पहले सीसीआई की मीटिंग बुला के उसने मंजूरी दी, क्यों दिए? इसका ये मतलब है कि आप दाल में कुछ काला तो है। तो मैंने इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि आप अगर कहते हैं कि जी मैं जनवरी में कर दूंगा, तो कैसे करोगे? क्योंकि आपने पूरा पाकिस्तान के हर हल्के का हुलिया बिगाड़ दिया। मैं अपने उसको मिसाल दिया, एक देखिए इन्हें 7 है तो इन्हें 7 का नाम चेंज करके इन्हें 6 कर दिया और इन्हें 6 का नाम चेंज करके इन्हें 7। ये भी कोई मुझे बताइए, ये भी कोई हल्का बंदिया है? अच्छा, इसके अलावा एक तहसील को 4-4 हिस्सों में तकसीम किया। अब वो जो लोग हैं वो ये बिल्कुल, मैं बारी साहब की इससे मुतफिक हूँ कि बहुत सारे लोग आ गए और मैंने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा कि मैंने कहा कि आप नहीं मानेंगे वो हाई कोर्ट में जाएंगे, अगर हाई कोर्ट नहीं मानेगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नजर तो हमें वो आ रहा है, लेकिन अगर इस मुल्क के इलेक्शन नहीं करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा। ये देखिए ये जो मौजूदा लोग बैठे हुए हैं, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर पंजाब है, वो तो इधर नहाते फिर रहे, वो तो ये समझ ही नहीं रहे। जिनको अपना सीट जीतना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो आज पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बना हुए, कभी एक पाँव इधर रहते हैं तो दूसरे पाँव बलूचिस्तान में, तो इंग्लैंड में, तो कहाँ कहाँ फेरे करके आ रहे। इनका ये काम नहीं है। इनका तो ये काम है कि इलेक्शन कमीशन का, और ये कहते कि हम इलेक्शन का, आप इलेक्शन ये नहीं कर सकते। इसने इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना है। लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त जो खराबियां पैदा हुई, नदीम हुसैन साहब, ये बहुत मुश्किल काम मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे खुद नजर दिए तो बहुत मुश्किल आ रहा है। मुश्किल आ रहा है। मैं आता हूँ जाहिद खान साहब, क्योंकि इस पे बात करते हैं आगे। सरवर बारी साहब, ये फरमाइएगा कि इलेक्शंस जो हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड तो लेवल वालों के लिए मुहैया होती रही है, ये कोई नई बात तो नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्हीं सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेती रही हैं और अपनी एक सर्वाइवल की जंग जो है वो लड़ते रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं कि ये जो इंतखाबात हैं इन्हीं हल्का बंदियों के साथ हो जाएंगे तो नताइज एक्सेप्टेबल होंगे, या ज़मीन पर आप लोगों ने जो काम किया है, लोगों के बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इन हल्का बंदियों को कबूल नहीं कर रहे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पहली बात तो ज़ाहिद खान साहब ने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त है, मैं मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमने अभी जो वोटर्स का कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज पूरे मुल्क का एक-एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक-एक डिस्ट्रिक्ट का डेटा निकाला है। मसलन जो कोहिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ सिर्फ़ 15% आबादी रजिस्टर्ड है एज़ अ वोटर। और अगर आप एबटाबाद में आ जाएं और हरीपुर में आएं तो यहाँ पाकिस्तान की आपको मालूम है कि 2023 की जो फर्दशुमारी हुई है, उसमें पाकिस्तान की जो 18 साल और उससे ऊपर की उम्र है वो 58% है, यानी कि 42% हमारे 18 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो अगर 61% से ज़्यादा है किसी डिस्ट्रिक्ट में वोटर्स की रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब है वहाँ पर डुप्लीकेशन है, या जो लोग इंतकाल कर चुके हैं उनके नाम मौजूद हैं, या फिर वहाँ पर कोई और रौला है जिसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। और इसी तरह पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अंडर रजिस्ट्रेशन है। सिंध में ओवर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं है, हमारा ये तहकीक है, लेकिन अंडर रजिस्ट्रेशन कराची जैसे शहर के कुछ अजला में पाई जाती है। तो मामला सारा ये है कि ये बहुत ही इतनी वाइल्ड वेरिएशन दुनिया के किसी खित्ते में नहीं होती कि कहीं 80% आबादी जो है वोटर है। कैसे हो सकता है मुमकिन कि आपकी जिस मुल्क में जो शरह पैदाइश है वो 2.50 और वहाँ पर
आपकी 80% आबादी जो है जेलम की वो वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाए। तो ये सिर्फ एक बात नहीं है। इसी तरह ये जो पहले बात की गई है, तो हमें लगता है कि जो माहौल है ऐसा है, इसकी बेस के ऊपर अगर इंतखाबात में हम जा रहे हैं तो यकीनन अभी से जो शकूक व शुबहात हैं, तो उसके ऊपर अगर मजीद यही रवैया रहे केयर टेकर गवर्नमेंट के और इलेक्शन कमीशन के, तो तनाज़ा तो अभी से शुरू कर दिया गया है, उसकी बुनियाद रख दी गई है। तो मेरा अपना ख्याल है इलेक्शन कमीशन को और निगरान हुकूमत को इसके बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए कि जो भी मामलात ऐसे हैं उसके लिए कुछ कॉन्फिडेंस मेजर्स लेने ज़रूरी हैं। ठीक है, नहीं मैं तो उन मेयर्स इलेक्शन की तरफ भी आता हूँ। अब शैला रज़ा साहब, इससे पहले आगे बढ़ूँ, ये एक सियासी सवाल है कि आप लोगों को ये क्यों खदशा है, या आप क्यों ये समझते हैं और आप मुस्लिम लीग नवाज़ पर उस तरीके से भरोसा नहीं कर रहे हैं? आपको लगता है कि जैसे उन्होंने कोई हाथ कर दिया आपके साथ? हमारे साथ तो नहीं किया, अपनी सियासत के साथ उन्होंने कर लिया है, क्योंकि हमारे साथ तो हमें तो मसला नहीं था। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, ऑपोजिशन का किरदार हम कर रहे थे फेडरल में, ऑपोजिशन लीडर चेयरमैन बिलावल बने हुए थे। देखें तो पंजाब में आप देखें हमजा अंदर थे, हसन मुर्तज़ा कर रहे थे। हमने नो कॉन्फिडेंस के लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए सारी बातचीत की। वो खुद कहते हैं कि जरदारी साहब का बड़ा काम है, उनके लोग कहते हैं, उनके लोगों ने नारे लगाए एक जरदारी साहब पे भारी। उनकी पार्टी बड़ी पार्टी थी, हमने उनको रोल दिया। वो उससे पहले वो करते थे कि भाई यहाँ पे ये वाली जद्दोजहद की जाए, वो की जाए, वो की जाए। हमने कहा आप आ जाएं, उस पर वो बुरा मान गए। अब वो आ गए तो हम तो खुश थे, लेकिन अगर कोई शख्स अपना वो दाग ना मिटा सके कि जब वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में गए थे तो उन्हें सज़ा हुई थी, उन्होंने अपील नहीं की थी, वो वापस आए, अपील का वक्त गुजर चुका था, वो वापस आए, 8 साल बाद उन्हें इफ्तिखार चौधरी ने बुलाया और रिलीफ मिल गया। अब वो फिर एक मुजरिम की हैसियत से आए थे और उन्हें फ़ौरन रिलीफ मिल गया, वो बेल मिल गई जो कि एक कन्विक्टेड को नहीं मिलती है। तो वो अपनी सियासत के साथ कर रहे हैं, हम तो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हम तो इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं शर्जील इनाम मेमन के साथ क्या हुआ था, हम तो बता रहे हैं कि आप ये गलत हो रहा है। तो अपनी सियासत के साथ जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वरना वो खुल के कहें कि हमें भी जो है वो फ़ौरन इलेक्शन शेड्यूल चाहिए। लेकिन ख़बरें यही आ रही हैं कि वो चाहते हैं कि उनको सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 की वो बात करना चाह रहे हैं, और वो जब तक वो मुतमईन नहीं होंगे इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान नहीं होगा। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त। अच्छा, अब जाहिद खान साहब, ये जो मामला है हल्का बंदियों वाला, ये तो मुझे आप क्या समझते हैं कि यही वजह बनेगा इलेक्शन मौखर होने का? क्योंकि कुछ लोग पिटीशंस दायर करेंगे, कुछ लोग अदालतों का रुख करेंगे, फिर स्टे की तरफ मामला जाएंगे। क्या आपको लगता है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे या नहीं? अभी इफ्स एंड बट्स बहुत से हैं। देखिए नदीम हुसैन साहब, एक बात वाज़ेह है कि अगर बैरूनी प्रेशर होगा तो इलेक्शन करेगा, जाके जिस तरीके से करे, मतलब सिलेक्शन करे या इलेक्शन करे, जो भी कहते हैं, जिस तरह 2013 में 2018 में हुआ है वो काम अभी भी होगा। लेकिन अगर वो अगर उनके बस चलते हैं, यानी मतलब ये जिनके आप इशारा करते हैं इलेक्शन कमीशन समेत, तो वो तो इलेक्शन नहीं कराएगा। वो तो जो जो हल्का बंदियां हुई है उससे तो आप एक आम आदमी से भी पूछिए कि इनका अजाला कैसे होगा। देखिए अभी 30 तारीख तक ये कहते कि आखिर आप एप्लीकेशन, मेरे ख्याल में हजारों की तादाद में एप्लीकेशन आई हुई। अभी हजारों की एप्लीकेशन ये इलेक्शन कमीशन पहले 1 महीने में कैसे देखेगा? अगर ये देखेगा, ये फैसला देगा, तो इसके खिलाफ तो हाई कोर्ट में हक बंदे का है ना, वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है। अगर हाई कोर्ट में जाते हैं तो आपकी दिसंबर भी चला गया और जनवरी भी चली गई। और आपके अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं तो फिर यही सूरत अलग, या तो आंखें बंद करके मिट्टी पानी वाली बात होगी, मिट्टी पाओ और बस इलेक्शन कराओ, और क्योंकि बाहर से प्रेशर है, दुनिया से का प्रेशर है कि आप इलेक्शन कराओ। तो नदीम हुसैन साहब, वो तो वही होगा, सिलेक्शन हो गया, इलेक्शन तो होगा नहीं। इलेक्शन तो न 2013 में हुआ था न 2018 में हुआ था, सिलेक्शन होगा तो वो तो तब भी होगा। लेकिन अगर सही मानों में जिस तरीके से हमें इतराजात है या और पार्टियों की इतराजात है कि एक तो दुश्मनी बहुत गलत हुई, हमने बहुत पहले उस पर तहफुजात का इजहार किया था,
समझ नहीं आती है कि जो हमारे सेंसस वाले जो डिपार्टमेंट है वो करते क्या है। वो घरों में बैठकर पता नहीं कोई चीजें बनाते हैं या के इलाकों में जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो वहां पे मसले तो ये बहुत बड़े मसाइल बने हुए हैं। अभी मैंने जिस तरीके से आपको हाल बता दिया कि हमारे तो 8 सीट नेशनल असेंबली की कम होगी नहीं, जो इसका फाटा के जाहिद खान साहब इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि बैनुल अक़वामी प्रेशर भी क्या जनवरी में इलेक्शन नहीं होने जा रहे। मैं सिर्फ बैनुल अक़वामी प्रेशर की वजह से इसलिए कहता हूं कि शायद इस पे हमें मजबूर हो जाए और मिट्टी पाने वाले जो हमारे हमेशा के लिए होता है। हमारे अदालतें भी मिट्टी पा लेते हैं, हमारे इदारे भी मिट्टी पा लेते हैं, हमारे सियासतदान भी मिट्टी पा लेते हैं और वो मिट्टी पा के फिर मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। अब जो रिजल्ट अभी हमारे सामने आ रहे हैं, अगर ये ना हो तो बैनुल अक़वामी सतह पे बता भी सकते हैं कि हमारी ये सारी चीजें गलत है, हमें सही करना है। लेकिन जब आप खुद चोर है तो आप किसको क्या इत्मीनान दिला सकोगे, किसको क्या सेटिस्फाइड करोगे? बैनुल अक़वामी इदारे को कैसे कहोगे कि जी हम इलेक्शन करते हैं लेकिन हमारे ये मसाइल है। ये तो मिसाइल है। मैं आता हूँ जाहिद खान साहब, अब 5 साल में ये मसला हल जी करते ना, क्यों नहीं किया आपने? किया। शैला रज़ा साहब, आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है कि आप लोग चाहेंगे कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात दूर हों या आप लोग ये चाहेंगे कि मटी पाओ इलेक्शन करवा दो किसी तरीके से? अब ये तो डिपेंड करता है मुख्तलिफ हलकों पे कि उस हलके के जो लोग हैं वो उस पर क्या इतराज़ात लेकर आए हैं। अगर बहुत ज़्यादा इतराज़ हुए तो हम उसको कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं? नहीं, अगर उस हलके के लोगों की नहीं, अगर लेकिन मेरी पार्टी के ही लोग फ़र्ज़ करें कि इतराज़ात कर रहे हैं तो मैं औरों को अगर नज़रअंदाज भी कर दूँ तो मैं अपनी पार्टी के लोगों की तो बात को फिर देखूंगी। अगर मुख्तलिफ पार्टीज़ पहुंच जाती हैं कि हल्के पे और बहुत ज़्यादा इतराज़ात आ जाते हैं फिर तो इलेक्शन कमीशन को भी मसला हो जाएगा। अगर एक दो इतराज़ात हैं छोटे मोटे हैं तो उसको वो इलेक्शन कमीशन निपटा लेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इतराज़ात आ गए तो अब आपको क्या लगता है ये जो निगरान वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं कि भाई आप लोग आइन के अंदर सिर्फ 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की फ़िक्र ना पड़ो, उसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ज़ाहिर है अगर मरदमशुमारी है तो फिर हल्का बंदियाँ हैं और फिर हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन शेड्यूल ने आना है, तो उनके ऊपर तो काम करना है और वो आइनी तकाज़ा जो है वो पूरा करना है। अब एतराज़ात जो हैं उनको दूर करना भी तो एक आइनी तकाज़ा है, तो फिर जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन शेड्यूल दिया जाए वो उस तरीके से कैसे मुमकिन होगा? वो जल्दी हो सकता है मुमकिन। अगर वो शेड्यूल दे देंगे तो ये कुछ लोगों की खामखा एक एक्टिविटी भी है मुख्तलिफ मसलों पे, वो थम जाएगी। ठीक है। अब सरवर बारी साहब, क्या आप ये समझते हैं कि ये थम सकती है और आगे बढ़ सकता है मामला? देखिए, मैं तो समझता हूँ दो किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो सोसाइटी के अंदर उतार चढ़ाव हैं, जो इनक्वालिटीज़ हैं, एक तो वो मामला है। जाहिर है जो गरीब आदमी है उसकी फ्री विल जो है वो इतनी काम नहीं करती जितनी एक अमीर आदमी की चलती है गरीब के मुकाबले में। तो एक तो समाजी सतह के मामलात हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्लास का इशू है, जेंडर का इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं। दूसरे जो सबसे ज़्यादा इस दफ़ा चीज़ सामने आ रही है वो बुनियादी तौर पर लग रहा है कि पिछले 2 साल से, तकरीबन 2 साल से मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारे फैसला साज अदारे हैं और जिसमें इलेक्शन कमीशन भी बराबर का शरीक है, उनकी तरफ से भी जो बहुत वाज़े तौर पर जो कि माजी की निस्बत अगर हम कहें कि कम है जो ज़्यादा है, तो बहुत कई गुना ज़्यादा इजाफा हो चुका है कि रियासती अदारों की जो जानबदारी है वो बहुत वाज़े तौर पर सामने आ रही है। और मैं वो तो तो सरवर बहुत भाई साहब देखें, वो तो आज का मामला नहीं है, ये सिलसिला दामे दर आज में का सुखने मामला चलता रहा है। आज ज़रा नहीं, शोर ज़्यादा वो बिल्कुल मच आपसे गया है, मान मीडिया की एक हाइप है, उस वजह से ये नहीं, मीडिया की हाइप तो 13 में भी थी, ये था। 2008 भी हो चुकी थी, लेकिन ये जो मामला है ज़्यादा गंभीर हो गया है। इतनी ज़्यादा सख्ती किसी एक पार्टी के ऊपर नहीं थी। एएनपी के लिए बहुत मुश्किल था दहशतगर्दी की वजह से कैंपेन करना है और
ये तो मैं नहीं कमेंट कर सकता कि उसके पीछे कौन था फिर, लेकिन जैसे बीबी नहीं, साहबा आप की सरवर भाई साहब, शहादत आप हो समझते हैं गई। 2018 के इलेक्शंस फेयर इलेक्शंस थे? देखिए, हमने तो 2018 के ऊपर जो बयान दिया था उस वक्त, हम तो उस पे अभी भी स्टैंड करते हैं कि हमने कहा था रिलेटिवली बेटर पोलिंग। जो माहौल की बात आज है और 2018 ऐसी है, एक शख्स बीमार है, उसको बुखार है, उसको 100 डिग्री पर है, और एक शख्स को 104 पर है, तो आप देख लें कौन सा काबिले इलाज होगा, कौन सा कौन नहीं सा वो होगा? होगा। मैं आता तो हूँ। जाहिर है जी, जो जाहिद खान जो साहब, आप कुछ कहना चाह रहे जो हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँ कि 2000 बारी साहब इसके बड़े एहतराम के साथ, बारी साहब ने उस वक़्त भी कहा था कि जब इलेक्शन हुआ था और फिर एक प्रोग्राम में मेरे साथ ये आए थे और फिर इसने माज़ूरत भी की थी। जितना जितना ब्लंडर 2018 के इलेक्शन में हुआ था, शायद इससे पहले कोई नहीं हुआ था। आपके हमारे एजेंट को बाहर निकाल देते थे, वो फौजी बेटा होता था, खुद पीटी के पास वो खुद गिनती करता था। आप कहते हैं कि वो फेयर इलेक्शन था? किस चीज़ के? वो तो अंदर ही इलेक्शन सारे फौजी बैठे हुए थे, बैठे सारे हुए फौजी थे। भी अंदर एक मैं इंतजार जाहिद कर खान रहे साहब थे। आता हूँ। आप उसको मैंने ये नहीं सबसे जो कहा, गंदा जावेद इलेक्शन हुआ खान है साहब, मैंने ये 2018 को नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें शैला रजा मैंने साहबा, ये आप ये कहा है मैं कि आता हूँ सरवर बारी साहब। पोलिंग बारी बेटर साहब, इन मैं आता हूँ। प्रीवियस इलेक्शंस। जी, मैं बारी साहब, मैं आता हूँ। शैला रजा साहब, आप ये फरमाइएगा कि ये जो सूरत हाल है और जो अभी तक हमने बात की है, उसके तहत तो फिर दिखाई नहीं देता है कि जनवरी का आखिरी हफ्ता जो है वो इलेक्शन का हफ्ता होगा। शैला रजा बड़ी साहब। बदकिस्मती होगी, बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे। और मैं इस बात से भी मुत्तफ़िक़ हूँ। 2018 के इलेक्शन से पहले एक शख्स को पूरा मैदान साफ़ करके दिया गया और फिर जिस तरह से आरटीएस बिछाया गया, और फिर देखें, अगर हम सारी बातें भी एक तरफ रख दें कि जी हमें हराया गया था इसलिए हम ये कह रहे हैं, तो फिर हम ज़हीरुल इस्लाम साहब की जो क्लिप वायरल हुई उसको क्या करेंगे, जिसमें कहा गया था कि दो बड़ी पार्टीज़ के बाद हम उनसे बोर हो चुके थे तो इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाया गया था। अब तो अब ये सिलसिला ये है शैला रजा ये साहबा, वो तो तजर्बे का वक्त नहीं है। जी, वो तो अब तारीख का एक हिस्सा बन गया। अब सूरत हाल आज की है। आपको क्या लगता है कि अगर इंतखाबात होंगे और उनकी नौयत फिर किस तरह की होगी और उसके नताइज जो हैं क्या वो काबिल कबूल होंगे? जहाँ तक हमने हर दौर में कबूली किए, चाहे वो 2013 के हों चाहे वो 18 के हों, और उन पार्टीज़ को भी मनाया है कि जो नाराज़ थी कि हम नहीं आएंगे, असेंबली में बेईमानी हुई है बहुत, तो हम ये चाह रहे हैं इलेक्शन हो जाएं और आवाम जिसे मैंडेट दे उसको लेके आया जाए। इसमें एक और छोटी सी बात कि अब ये बात कही जा रही है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं हलीफ जमातों के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। आप चूँकि हलीफ रहे हैं और 1.5 साल का मलबा आपने भी उठाना है, गो कि उस हवाले से पीपल्स पार्टी जो है उसके कुछ बयानात तो आते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नवाज़ शरीफ जरदारी मुलाकात जो है वो सूरत हाल को कुछ बदल सकेगी? देखिए, ये तो अलग बात है, लेकिन अब तक जो पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस है उसने कभी भी इलेक्शन सीट टू सीट एडजस्टमेंट करके नहीं लड़े, अपने नज़रिए पे लड़े और बाद में एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाई है। और हम तो ज़िम्मेदारी लेते हैं 16 महीने के इलेक्शन की, लेकिन नवाज़ शरीफ कहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, जबकि अहम सारी वजारतें मुस्लिम लीग नून के पास थी। अच्छा, अब इसमें सरवर बारी साहब ये फरमाइएगा कि ये सब कुछ अपनी जगह पर है, ये सवालात अपनी जगह पर हैं। जो इंतखाबात होते हैं तो क्या आप समझते हैं कि वो मुतनाज़ा नहीं होंगे? देखिए, इसके बारे में अभी से कुछ कहना कि इंतखाबात जो हैं मुतनाज़ा नहीं होंगे, काश के हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकें, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा है कि अभी तक के जो शवाहद हैं वो हमें ये कंक्लूड करने की इजाज़त नहीं दे रहे कि हम कहें कि इस वक्त तक जो लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है सारी सियासी जमातों के लिए, तो मैं कहूँगा इस वक्त तक तो मैं ये कह सकता हूँ वसूख के साथ कि नहीं है। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन को ये गुंजाइश देनी ज़रूरी बनती है कि हम इलेक्शन कमीशन की जो आज के बाद कारकर्दगी है हम उसका भी जायज़ा लेते रहें, साथ साथ
और देखें कि मामला जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, या वो लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ जमातों के लिए नहीं होगी और कुछ जमातों के लिए चली जाएगी, आ जाएगी, तो फिर उसके मुताबिक ही कोई हम कुछ कह सकेंगे। लेकिन माजी में जैसे कि सबको पता है, सिवाय 1970 के इंतखाबात के कभी भी इलेक्शन जो है ना फेयर और फ्री नहीं हुए, ट्रांसपेरेंट नहीं थे। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये जो इंतखाबी फहरिस्तों की बात आएगी, राय दहिंदगान की रजिस्ट्रेशन की बात है, डीलिमिटेशन की बात है, सारी जिस तरह मरदमशुमारी की गई है, आईसीसी का इजलास जल्दबाजी में किया गया है, उसके शाखसाने, क्योंकि हमारी रियासत इतनी जो है वो इनएफिशिएंट तो नहीं हो सकती कि ठीक है। वो अब ऐसी अभी तक अदारा जी शुमारियात भाई साहब मेरे अपनी पास वक्त थोड़ा, वेबसाइट के जाहिद खान ऊपर साहब सिविल और आखिरी डिफेंस की 1.5 मिनट है, पाबंदी आप क्या समझते हैं कि ये जो दो चीज़ें हैं, हल्का बंदियाँ और वोटिंग की रजिस्ट्रेशन, ये सवालिया निशान हैं और बुनियादी तौर पर यही वजह बनेंगे इलेक्शन की ताख़ीर का, या आप समझते हैं कि वक्त पे हो जाएंगे? मुझे ऐसे लग रहा है नदीम हुसैन साहब के इलेक्शन आप सूरत में करवाएंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर है, दूसरा ये कि बैनुल अक़वामी भी प्रेशर है। तो उस वजह से मैं एक सियासी कारकुन के नाते से ये समझता हूँ कि इलेक्शन होगा, क्योंकि जिस मैंने आपको अर्ज किया कि मैंने जब सवाल किया उसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कि भाई आप बता दें कि जो हल्काबंदी आपने कराई है ये तो कोई तैयार नहीं है, इसके लिए बहुत सारे होगा। ये बारी साहब को पता होगा कि कितने हजार के तादाद में वो एप्लीकेशन आए होंगे, ये भी पता मुझे तो इतना नहीं, लेकिन इतना पता है कि लोग आए हुए। तो दूसरा मैंने उनसे यही पूछा कि अगर आप नहीं मानेंगे इस चीज़ को और वो लोग जाएँगे हाई कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट से फिर भी मुतमईन न हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे, तो हँस के बोला कि नहीं जी वो तो जाएँगे, हम इलेक्शन करेंगे। तो इसका ये मतलब है कि कोई प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम क्या है, क्या नहीं है, वो उन्हीं को पता होगा। पता है कि वो इलेक्शन करेंगे। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सरवर भाई साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए।